Good morning, family. I am Dr. Rashmi. Welcome to my YouTube channel, We Are Studies with Target. Today we will discuss about the Research Aptitude Part 1. Research Aptitude topic के अंदर हम basically cover करेंगे what is research, what is the research process, what is the characteristics of research, what is the attributes of research. तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे पार्ट 1 के अंदर. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च क्या होता है हमारा. तो रिसर्च इज बेसिकली आपका रिसर्च. रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज री एंड सर्च. रिसर्च का मतलब रिविजिट करना, अर्लियर जो हमारी फाइंडिंग्स हुई हैं उसको रिलेट करना न्यू डिस्कवरी के साथ. ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च. रिविजिट ऑन द अर्लियर फाइंडिंग विद द इंटेंशन ऑफ को रिलेटिंग देम विद द न्यूली डिस्कवर्ड फैक्ट्स के साथ उसको रिलेट करना इज योर रिसर्च. रिसर्च मीन्स रीविजिट या अगेन दोबारा किसी चीज को फाइंड करना, दैट इज योर रिसर्च. ठीक है. रिसर्च कैफोर्ड वुडी ने बोला था रिसर्च जो होती है वो क्या होती है, उसके बेसिकली वो कंप्राइज करती है या वो बनती किससे, डिफाइनिंग रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस बनाना, सजेशंस देना, सॉल्यूशन सजेस्ट करना, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना एंड इवेलुएट करना डेटा, फिर मेकिंग रिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन एंड केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर द दे फिट टू द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और नॉट. तो ये हमारी डेफिनेशन बताई की थी वुडी ने, जो रिलेटेड टू रिसर्च थी. और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने किसके बारे में बताई गई थी और ये डेफिनेशन किसने कही थी. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय. किसने हमारी बताया, ये बोला गया था कि रिसर्च जो है वो एक ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी है. तो इसका करेक्ट आंसर है एमोरी. एमोरी ने बोला था कि रिसर्च जो है वो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक इंक्वायरी है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन. एजुकेशन में रिसर्च का मेन रोल क्या है. तो सोशल स्टेटस इंक्रीज करना, जॉब प्रोस्पेक्ट इंक्रीज करना, पर्सनल ग्रोथ करना, या टू हेल्प एन एप्लीकेंट इन बिकमिंग अ रिनॉल्ड एजुकेशनिस्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है टू हेल्प एन एप्लीकेंट, ताकि वो एक अच्छा एजुकेशनिस्ट बन सके. उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन. पर्टिकुलरली से किसके बारे में बात की है, वी टॉक अबाउट द एजुकेशन. तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज डी. तो इस टाइप से कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च की क्या क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स है. तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि रिसर्च का मेन एम क्या होता है, टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो मेन एम क्या है, हम किसी भी रिसर्च को करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए. हमारा फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग या कह सकते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम है क्या. Then research is purposeful, that is it deal with the well defined significant प्रॉब्लम. हमारे पास हमने प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना है, बट वो प्रॉब्लम जो है ना वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए हमारी. नेक्स्ट, रिसर्चर गैदर न्यू नॉलेज. ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने फर्स्ट रिसर्च में बताया था रिविजिट करना और न्यू नॉलेज फाइंड करना, न्यू डिस्कवरी करना, रिसर्च अगेन से करना, सो दैट हम न्यू चीज कुछ फाइंड करके ला सकें. तो रिसर्च गैदर न्यू नॉलेज. ठीक है. नेक्स्ट, रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड यूज द एग्जिस्टिंग डेटा. रिसर्च इन्वॉल्व करता है किस टाइप का डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है. रिसर्च एक्टिविटी आर केयरफुली आइडेंटिफाई एंड क्लियरली आउटलाइनिंग थ्रू द रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन के थ्रू हम जो भी रिसर्च एक्टिविटीज है उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं. ये हम अभी प्रोसेस के अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल होनी चाहिए हमारी रिसर्च. Every process, terms and tools used in research should be carefully documented and reported in research. It's important point कि हम जो भी रिसर्च में यूज कर रहे हैं हमें उसे रिसर्च के अंदर डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सो दैट आगे अगर कोई उसी टॉपिक के ऊपर कोई काम करना चाहता है तो वो इजीली उस रिसर्च को यूज कर सकता है फॉर डिस्कवरिंग अ न्यू थिंग. तो हमारी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ रिसर्च. नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रिसर्च. तो सबसे पहला, रिसर्च हैज अ वेल डिफाइंड गोल. अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. तो रिसर्च, गुड रिसर्च क्या है आपका, दैट हैज बीन अ वेल डिफाइंड गोल. नेक्स्ट, इट शुड ऑल्सो हैव अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ वर्क.
हमेशा रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक प्लान के थ्रू ही होती है आपकी, यानी आपको एक सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं सो दैट रिसर्च कैन बी कैरिड आउट। गुड रिसर्च, हमेशा एक अच्छी रिसर्च जो होती है वो कहीं ना कहीं जो अब हमारी नॉलेज बैंक है, जो ऑलरेडी हमारे पास कोई डेटा है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ ऐड ही करेगी, तभी वो क्या कहलाती है आपकी, दैट इज कॉल्ड योर गुड रिसर्च। अ गुड रिसर्च कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एग्जिस्टिंग नॉलेज बैंक, कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज बैंक में वो कंट्रीब्यूट ही करेगी, मींस ऐड ही करेगा। Good research is logical and the result of good research should be verified. Sorry, ये गलत हो गया, यहाँ पे रिसर्च आएगा, should be वेरीफाइड। तो जो भी अच्छी रिसर्च है उसका जो भी रिजल्ट है वो वेरीफाइड होगा और वो आगे हम यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर रिसर्च के अंदर। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं गुड रिसर्च के। नेक्स्ट, व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम एक रिसर्च करना चाहते हैं देन व्हाट आर द बेसिक स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो। तो अकॉर्डिंग टू द हॉन्ट एंड हंट, इन्होंने ये बताया था कि साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च कंप्राइज द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं? ये हमारे स्टेप्स हैं और कई बार सिर्फ इन स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है। कई एग्जाम से पूछा गया है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उससे पहले कौन सा स्टेप आता है, या डेटा कलेक्शन से पहले कौन सा स्टेप आता है, या हाइपोथेसिस के बाद कौन सा स्टेप आता है। तो आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस को याद करने के लिए सबसे पहला हमारा क्या है कि जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे वी हैव टू चूज अ प्रॉब्लम। हमें एक प्रॉब्लम चूज करनी पड़ेगी जिस प्रॉब्लम के ऊपर हमें लग रहा है कि हम उसके ऊपर कुछ न्यू चीज फाइंड कर सकते हैं, कुछ नई चीज हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं, या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसमें हम कुछ प्रॉब्लम में कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉब्लम फॉर्मेशन। अब हम हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिए कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस प्रॉब्लम पे जो चीज हम चाहते हैं कि हम इस पे काम करने वाले हैं, इस पे कुछ नई चीज हम लाने वाले हैं, तो पहले हम देखेंगे कि क्या उस पे ऑलरेडी कुछ लोगों ने कोई ना कोई काम कर रखा है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, दैट इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारा हो गया तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज योर अजम्पशंस, प्रिडिक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, तो वो हमारा क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस हो ही हो। इट्स डिपेंड ऑन योर रिसर्च टाइप कि आपका रिसर्च टाइप क्या है और आप उसमें हाइपोथेसिस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। नेक्स्ट, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम एक रिसर्च डिजाइन डेवलप करते हैं जो हमें बताता है कि हमें कौन कौन सी टाइप्स की रिसर्च यूज करनी है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा हम कलेक्ट करते हैं, फिर जब हमारे पास डेटा आ जाता है देन वी कैन एनालाइज द डेटा। एनालाइज करेंगे हम उस डेटा को, और फिर जब हम डेटा एनालाइज कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी क्या फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं, कंक्लूजन क्या बना है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम रिकमेंडेशन क्या दे रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। और सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, जब हमारी ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जो हमारा फाइंडिंग कंक्लूजन निकल कर आया है उसको हम एक रिपोर्ट में प्रेजेंट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट को। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना है, इसको मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करवा रही हूँ आगे। Problem formation, review of literature, formulation of hypothesis, developing a research design, collection of data, analysis of data, finding, conclusion and recommendation, report preparation and presentation। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, we talk about the problem formation। प्रॉब्लम फॉर्मेशन में हम बेसिकली फर्स्ट स्टेप है ये हमारा, और इसमें जो है ना वो रिसर्चर के दिमाग में आता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक के ऊपर जो है वो क्या करना है। कोई भी एक टॉपिक को डिसाइड करता है जिसके ऊपर उसको लगता है कि उसके ऊपर जो है वो काम कर सकता है, प्रॉब्लम को लेता है जिसके ऊपर वो वर्क करेगा। तो इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं जब भी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम। इसमें हम प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, बट प्रॉपर डिटेल में नहीं करते, उसका स्कोप नहीं पता होता। बस हमें ये पता होता है कि हाँ हमें इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आया कि मुझे जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई एक रिसर्च करनी है, तो मेरे को समझ आया कि हाँ मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन्स है वो ई कॉमर्स को कितने अच्छे तरीके से कितने लेवल पर, कितने परसेंटेज लेवल पर यूज करते हैं, नॉन वर्किंग कैसे यूज करते हैं, या जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वहां पर कैसे यूज हो रहा है, या जो हमारे रूरल एरिया है या अर्बन एरियाज है वहां पर कैसे यूज होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे माइंड में आई है, इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया मैंने एंड देन इसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। तो पहले मैंने प्रॉब्लम को समझा, देन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, researcher increase with knowledge about the problem area and its related
एरिया। मैंने ये समझा कि मैं ई कॉमर्स पे करना चाहती थी, फिर मैंने ई कॉमर्स को और डिटेल में समझा, उससे रिलेटेड एरिया समझे कि क्या क्या हो सकते हैं आपके, एंड देन रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इन दिस स्टेज write down the problem according to the research problem with their proper specification and scope। यहाँ पर हम प्रॉपर रीडिफाइन करेंगे अपनी प्रॉब्लम को उसके स्कोप के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ। तो these are the three steps to create a problem formation। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो हमारा सेकंड स्टेप है। हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, उसका स्कोप डिफाइन कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम के ऊपर प्रीवियसली क्या क्या जो है वो लोगों ने काम कर रखा है, क्या क्या नॉलेज है उनके पास। तो इसमें हम बात करेंगे पब्लिश और अनपब्लिश दोनों टाइप्स के मटेरियल की बात करेंगे, सो दैट वी कैन अप टू डेट आवरसेल्फ। तो इन दिस स्टेज रिसर्चर को जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है लिटरेचर को। लिटरेचर यानी जो पहले से काम हो रखा है, ठीक है, चाहे वो पब्लिश फॉर्म में हो या अनपब्लिश, मेक देम अप टू डेट अबाउट द प्रीवियस रिलेटेड एरिया। जो भी प्रीवियस रिलेटेड नॉलेज है वो लेगा, और इसके बाद वो इक्वली नॉलेजेबल हो जाएगा अबाउट द नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर और प्रीवियस रिसर्च। जो भी प्रीवियस रिसर्च है उससे रिलेटेड उसके पास सारी नॉलेज होगी, और कहीं ना कहीं उसको उस टॉपिक के बारे में हर चीज पता होगी इस स्टेप के बाद। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा दैट इज योर प्रॉब्लम डिफाइनिंग, प्रॉब्लम फॉर्मेशन। इसके अंदर भी हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप आता है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है हमारा, हाइपोथेसिस इज बेसिकली प्रिडिक्शन और assumptions। जैसे इफ आई ईट मोर वेजिटेबल देन आई विल लूज वेट फास्टर, ये मेरी एक assumption है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर मैं ज्यादा वेजिटेबल्स खाऊंगी एज कंपेयर फूड जो हमारा नॉर्मल है खाना, उसके कंपैरिजन में वेजिटेबल्स ज्यादा खाऊंगी तो आई विल लूज वेट। ये मेरा एक assumption है, ये हाइपोथेसिस है मेरा एक। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ, रिसर्च कर सकती हूँ। कैसे, ये मैंने हाइपोथेसिस मान के चला, मैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन डिजाइन करूंगी, इसी के बेसिस पे काम करूंगी, और फिर कोशिश करूंगी कि इस हाइपोथेसिस को मैं ट्रू करना की कोशिश करूंगी कि ये सही साबित कर पाऊं मैं। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ प्रिडिक्शन और एजम्पशन। तो अगर आपने अपनी रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस आप इस थर्ड स्टेप के अंदर डिफाइन करते हो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस आप डिफाइन करो ही करो। तो इट शुड बी फॉर्मुलेटेड इन दिस स्टेप एंड द स्टडी मे बी कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडी, जो हमारी कहलाती है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडी। ठीक है, तो ये हमारा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, प्रॉब्लम डिफाइन कर दी। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, उससे रिलेटेड प्रीवियसली नॉलेज हमने समझ ली है। थर्ड हमारा क्या था, अगर हम हाइपोथेसिस डिफाइन करना चाहते हैं, कोई भी assumptions देना चाहते हैं, हमें लगता है कि ये चीज हो सकती है, इसके बेसिस पे हमें रिसर्च करना है, तो वो हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं, हाइपोथेसिस के अंदर। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क क्रिएट करना, एक प्रॉपर मैप क्रिएट करना ऑन विच whole research will be described और major decision are taken regarding the approach of the research, कि आपकी रिसर्च किस टाइप की होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसर्च होती है। ठीक है, तो किस टाइप की रिसर्च होंगी उसका एक पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्रिएट करना क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होगा आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस के साथ। तो रिसर्च डिजाइन इज बेसिकली एक पूरा का पूरा एक मैप, एक फ्रेमवर्क, जिसके बेसिस पे आपकी रिसर्च आगे होगी, जिसमें हम क्वेश्चनियर बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कौन से पार्ट के अंदर करते हैं, दैट कैन बी डिफाइन इन द रिसर्च डिजाइन। ठीक है, इसके बाद रिसर्च डिजाइन के बाद जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या मैप जो है वो किसके अंदर डिफाइन होता है आपका, रिसर्च हाइपोथेसिस, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च पैराडिग्म एंड रिसर्च डिजाइन। तो करेक्ट आंसर इज योर रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक मैप प्रोवाइड करता है, जिससे हम पूरी की पूरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद रिसर्च हमने डिजाइन कर लिया कि हमें कैसे करना है, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा कलेक्शन। अब डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, तो डेटा कलेक्ट करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, बेसिकली प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन हमारा जो होता है दैट इज योर डायरेक्टली जो है
अगर हम डायरेक्टली जो है वो रिस्पोंडेंट वो है जिनके जिनके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, जो पर्सन्स हैं जिनसे मेरे को डेटा लेना है, अगर वो डायरेक्टली मुझे डेटा फिल करके दे रहे हैं तो दैट इज योर प्राइमरी। बट अगर वो किसी के थ्रू हमें मिल रहा है, या जैसे फॉर एग्जांपल हमें गवर्नमेंट वेबसाइट्स या न्यूज़पेपर्स या पब्लिशिंग ऑलरेडी डेटा जो है वो मिल रहा है हमें, या मैगजीन से कोई डेटा मिल रहा है, तो इस टाइप का डेटा जो हमें किसी ने कहा था, फिर हमने उसे पब्लिश किया, देन वी गेट दैट डेटा, दैट इज योर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या है? सीधा कोर्स हैंडलिंग। और ओरिजिनल, जो ओरिजिनल होता है, इसका एग्जांपल है जैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्वेश्चनियर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू जो हम डेटा भरवा रहे हैं, दैट इज शेड्यूल के थ्रू। तो ये क्या कहलाता है आपका? दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी डेटा। और अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डेटा में हम बात करते हैं जो हमें ओरिजिनली नहीं मिल रहा, विच कैन बी पास थ्रू अ फ्यू हैंड्स एंड प्रोसेसिंग, मतलब किसी और के थ्रू हमें जो डेटा मिल रहा है, दैट इज जैसे गवर्नमेंट डेटा हो गया आपका, प्राइवेट डेटा हो गया, पब्लिशर्स हो गए, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, तो दीज आर योर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, रिसर्च डिजाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका? डेटा कलेक्शन। और वो आप चाहे प्राइमरी डेटा के थ्रू कर सकते हो, चाहे आप सेकेंडरी डेटा के थ्रू। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, मतलब हमें सबसे पहले इनमें से कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है अगर हम रिसर्च परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, तभी हम आगे वर्क कर सकते हैं। जब हमें पता होगा कि हमें किस एरिया में रिसर्च करना है, तभी हम रिसर्च कर पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट था डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, सेकंड फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर एंड फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस तो बहुत बाद में है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम। तो करेक्ट आंसर इज योर बी। हमारा सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप और है आपका, दैट इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, ओके। डेटा एनालिसिस इज बेसिकली दैट पार्ट जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा कलेक्ट होकर आया है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, उसमें हम क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, यानी हम चेक करते हैं कि हमारे डेटा से हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, दैट इज SPSS। ठीक है, ये हमारा एक टूल है जिसको हम यूज करते हैं टू एनालाइज द डेटा। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि जो डेटा हमारे पास आ गया, हम उसके अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल डेटा हम फाइंड करेंगे कि हमारा एनालाइज क्या निकल के आ रहा है, क्या हम उसमें देख सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, और SPSS इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल्स दैट कैन बी यूज इन डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा एनालिसिस के बाद फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे जब रिसर्चर आफ्टर केयरफुली एनालाइजिंग ईच पीस ऑफ डेटा वर्सेस प्रॉब्लम इंटरप्रेटेड एंड रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग। हमारी जो एनालाइज हो गया है, एनालाइज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हर एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो एनालाइज डेटा करा, उसको इंटरप्रिटेट किया, और हमने उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर दी है? जो भी हमारी फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, जो हमारी फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, उसके बेसिस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? कंक्लूजन। और उसी के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे? रिकमेंड करेंगे जो भी हमारे एक्शंस हैं फॉर द पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ऑफ द सिचुएशन और प्रॉब्लम। कि हमने रिसर्च किया, उसके बाद हमने क्या किया? रिसर्च करने के बाद हमारे पास, एनालिसिस करने के बाद हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स आ गई, फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे, और कंक्लूजन के बेसिस पे हम रिकमेंडेशन देंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सके जिस प्रॉब्लम पे हम रिसर्च कर रहे थे, या प्रॉब्लम पे या कुछ न्यू थ्योरी हम डेवलप कर पाए। तो वो हमारा क्या है? रिसर्च, कंक्लूजन, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। देन लास्ट स्टेप हमारा होता है रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या करेंगे? रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हमारी जो फाइंडिंग कंक्लूजन आई है, उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट को हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे, सो दैट अदर पर्सन कैन बी यूज कर सके उसको फॉर देयर रिसर्च। द रिपोर्ट बिकम एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी कंसल्टेड इन द फ्यूचर बाय द अदर रिसर्चर एंड सोसाइटी फॉर इट्स बेनिफिट। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं, हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें भी हमारे पास अलग अलग 3 स्टेप्स थे, डिफाइनिंग करना,
ठीक है ना, रीडिफाइन करना आपकी प्रॉब्लम को। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप क्या था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर परफॉर्म करना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मींस ऑलरेडी प्रीवियस जितनी भी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, चाहे वो पब्लिश फॉर्म में हो चाहे वो अनपब्लिश फॉर्म में हो, उसको समझना, ताकि हम अप टू डेट हो सके, हमें प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो पूरी नॉलेज मिल सके। तो वो हमारा थर्ड स्टेप था, सॉरी सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप था, अगर हम हाइपोथेसिस डिफाइन करना चाहते हैं तो हम हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे। अगर हमने उस रिसर्च में दे रखी है, हाइपोथेसिस इज बेसिकली अजम्पशन और प्रिडिक्शन होती है आपकी। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, रिसर्च डिजाइन करना, कि आपका पूरा फ्रेमवर्क क्या होगा, पूरा मैप क्या होगा, कैसे आप रिसर्च करोगे, कौन सी टाइप की आप रिसर्च यूज करोगे, ये सारी चीजें हम किसके अंदर डिफाइन करेंगे, रिसर्च डिजाइन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप रिसर्च डिजाइन के बाद हमारा आता है, दैट इज योर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम कलेक्ट करेंगे, चाहे वो हम डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से लें या इनडायरेक्टली हमारे पास आए, तो उसके लिए हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो भी हमारा, हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा रिसर्च डिजाइन, हमें डेटा कलेक्शन का हम मेथड यूज करेंगे और उसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे। जब हमारे पास डेटा आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा उस डेटा को एनालाइज करना। हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करके डेटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जब हम एनालाइज कर लेंगे तो उसके बेसिस पे हम फाइंडिंग निकालेंगे, फाइंडिंग के बेसिस पे कंक्लूजन निकालेंगे, एंड कंक्लूजन के बाद हम उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देंगे। और सबसे लास्ट स्टेप होता है, जब हमने ये सारा काम कर लिया, हमारे पास सारा रिजल्ट आ गया, तो उसकी एक रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाना, सो दैट अदर पर्सन जो उस टॉपिक पे फ्यूचर में रिसर्च करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ले सके। तो ये हमारा मेन होता है रिसर्च प्रोसेस, जो पूरा का पूरा है वो है। और इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने दे रखे हैं। हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च, किसी भी रिसर्च की डेप्थ, अगर मुझे, मेरे पास एक पूरा का पूरा एक प्रीवियसली किसी ने रिसर्च कर रखी है और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है, और मुझसे पूछा जाता है कि अगर मुझे ये देखना है कि इस रिसर्च में एक्चुअल में कहाँ तक वर्क हुआ हुआ है, तो वो हम कैसे देखेंगे, बाय रिसर्च टाइटल, बाय रिसर्च ड्यूरेशन, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च को समझने के लिए हमें समझना उसके ऑब्जेक्टिव, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने किस बेसिस पे रिसर्च किया है, तो वो हमारा मेनली मतलब कह सकते हैं, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ योर ऑफ एनी रिसर्च। तो बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ओके, तो आई होप आपको जो मैंने अभी समझाया वो समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के दे मुझे। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। Thank you for your valuable time.